नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज का चुनावी मुद्दा है शाह के दम पर एमपी, क्योंकि मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में साल के आखिर में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरा कर रहे हैं और चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह पिछले 20 दिनों में तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक करेंगे। इस इलेक्शन मीटिंग में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और चुनाव समितियों के प्रभारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें, बीजेपी के केंद्रीय चुनावी प्रभारियों की टीम ने भी कमान संभाल ली है। अब वो प्रदेश की एक एक सीट का फीडबैक लेने के साथ रणनीति तैयार कर रही है। इनकी कोशिश है प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को एक साथ रखकर आगे बढ़ने की। अमित शाह का पिछले 20 दिनों में ये मध्य प्रदेश का तीसरा दौरा होगा। इसके पहले अमित शाह 11 जुलाई को भोपाल में आए थे, संगठन की बड़ी बैठक ली थी। अभी महज 2 दिन पहले 26 जुलाई को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में रात को संगठन की बैठक ली थी। अब 2 दिन बाद 30 जुलाई को सुबह एक बार फिर बैठक लेंगे। अमित शाह जब रविवार को इंदौर आएंगे तो वो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पांव भी जाएंगे। मानपुर के पास पहाड़ी पर स्थित जाना पांव ब्राह्मणों का तीर्थ स्थल है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो बीजेपी की ब्राह्मण वोटर्स पर पैनी नजर है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम का एक बयान था जिसके बाद पार्टी को ब्राह्मणों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर संभाग के मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष समेत चुनिंदा 100 कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मंथन करेंगे। इस मीटिंग में शाह मौजूद सियासी हालातों पर चर्चा करेंगे और फीडबैक भी लेंगे। अब आपको बता दें, इंदौर में अमित शाह बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह मध्य प्रदेश के बीजेपी के दिग्गजों को चुनावी टिप्स देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा होगा। 2 दिन पहले भी शाह आए थे और 2 दिन बाद भी शाह ही वापस आ रहे हैं। सुना है कि माननीय अमित शाह जी के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 200 पार जो वीडी शर्मा साहब ने कहा है उस आंकड़े को छुएगी। हम तो पूछना चाहते हैं माननीय अमित शाह जी से कि जब आपके दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो यह तो स्वतः स्पष्ट हो चुका है कि जिन चेहरों पर आप उम्मीद लगाए बैठे थे वो बेदम हो चुके हैं, और बेदम हो चुके हैं वो चेहरे, तो हम पर या जनता पर लाद क्यों रखा है? उनको रवाना कीजिए, नहीं तो जनता रवाना कर देगी। और आपके दम पर यदि जीत के लिए भारतीय जनता आश्वस्त है तो आप वही हैं जो कर्नाटका में भी गए थे। वहां 30 स्थानों पर आपकी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। आप वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की, जहां आपकी सरकार थी, उनका गृह प्रांत है, आप उनको भी नहीं बचा पाए। तो मध्य प्रदेश में आप कौन सा कद्दू छील देंगे आकर? देखिए, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लोकप्रिय और स्थानीय जो हमारा नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, वो भी चाहता है कि हमारा लोकप्रिय नेतृत्व बार बार प्रदेश आए, उनके अनुभव मार्गदर्शन का हमें लाभ मिले और कार्य योजना को अंतिम रूप दे सके। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि हमारा नेतृत्व आए, क्योंकि नेतृत्व से आने से हमें फायदा मिलता है और निश्चित तौर पर जनता में लोकप्रिय जनता भी पसंद करती है। अब कांग्रेस के नेतृत्व जैसा भाजपा का नेतृत्व है नहीं। कांग्रेस का नेतृत्व चुनाव आते हैं तो गायब हो जाता है, न वो संगठन के कामों में रुचि लेता है, न चुनाव में रुचि लेता है, तो विदेश चले जाता है। और वो आता भी है प्रदेश में तो टूरिज्म पे आता है, पर्यटन पे आता है, आधे घंटे की सभा करके चले जाता है। और उनका जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व वो भी उनको बुलाने नहीं चाहता है, क्योंकि उनके आने से उनके वोट कटते हैं। अब हमारा नेतृत्व आके निश्चित तौर पे जनता में लोकप्रिय, तो उसका हमको फायदा मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं बार बार आए, बार बार आग्रह करते हैं और वो बार बार आता भी है। और हमारे नेतृत्व की गंभीरता भी है कि संगठन के कामों को, चुनावी कामों को गंभीरता से लेता है। इसलिए जहां भी उनकी आवश्यकता होती है देश भर में, वहां वो जाता है। देखिए, सर्वे रिपोर्ट वाली सारी बातें झूठी है, सारे कयास हैं, कांग्रेस द्वारा उड़ाई गई अफवाह है। ऐसा कोई सर्वे नहीं है और हर सर्वे के अंदर भाजपा जीत रही है। 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। 200 पार के लक्ष्य के साथ 51% वोट शेयर के साथ हम मैदान में हैं और हमारे लक्ष्य को हासिल करेंगे। वापस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार। चलिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि
आखिर अमित शाह एक बार फिर से जब भोपाल आएंगे और इंदौर आएंगे, मतलब एमपी की धरती पर, तो क्या कुछ शामिल होगा उनके एजेंडे में। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। शिवम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत शिवम जी आपसे करूंगा। केंद्रीय नेतृत्व अच्छी बात है, और मैदान में जाने से पहले वैसे भी सभी अपने जो प्रमुख खिलाड़ी होते हैं उन्हीं का नेतृत्व चाहते हैं। तो अब अमित शाह जी कितने बड़े नेता हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे भी एक बयान याद आता है। अमित शाह जी जब साल 2017-18 का समय था और जम्बूरी मैदान में एक बहुत विशाल रैली भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, बहुत लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, आप लोगों ने बताया था। तब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए अंगद का पैर है, इसे कोई नहीं हिला सकता। लेकिन देखिए 2018 दिसंबर तकरीबन 11 तारीख का वो दिन होगा, 11 दिसंबर का वो दिन होगा जब रिजल्ट आए थे और पूर्ण बहुमत आप लोगों को नहीं मिला था, कांग्रेस को भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आपसे 5 सीटें ज्यादा कांग्रेस लाई थी और सरकार कांग्रेस ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 121 के दम पे बना ली थी। तो अब ये चीज मैं फ्लैशबैक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शाह साहब का तब का बयान और अब शाह साहब के लगातार दौरे, मध्य प्रदेश में स्थिति इस समय आप लोग कितनी अपनी बेहतर मानते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज है, आपने कहा कि अमित शाह जी ने पिछले चुनावों में एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए अंगद का पैर है। वह बात पिछले चुनावों में सिद्ध हुई। कैसे सिद्ध हुई? देखिए, जब हमारी सरकार नहीं बन पाई, हम विधानसभा चुनाव में सिद्ध हुई। विधानसभा चुनाव बिल्कुल, में मैं अब आप जी विधानसभा चुनावों में ही वह बात पूरी तरीके से सिद्ध हुई। हम सत्ता से दूर रह गए, चुनावी अंक गणित में हम कांग्रेस पार्टी से कुछ पीछे थे। हालांकि मध्य प्रदेश में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ऑथेंटिक लगा मुझे आपका किसी प्रकार सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। अगर हम विपक्ष में भी बैठ रहे थे तो प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट लेकर के बैठे। नहीं, वोट परसेंट 1% आप लोग ज्यादा लाए थे, लेकिन सत्ता में नहीं आए थे ना। मेरा ये सवाल था आपसे, 116 का आंकड़ा नहीं छुआ था। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में लोकप्रियता है। जब पिछली बार हम सत्ता से दूर भी हुए, लेकिन वोट प्रतिशत वोटरों के मन में हमारे लिए श्रद्धा ज्यादा थी। दूसरी चीज, पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से कई झूठे वादे किए, चाहे किसान कर्ज माफी का वादा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का वादा हो, चाहे फ्री बिजली बिल का वादा हो। उन तमाम चीजों से जनता को कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक आशा बधी कि शायद ये लोग सत्ता में आए, इस प्रकार की चीजें लागू करें। और उसके साथ ही साथ उनके पास एक युवा नेतृत्व था सिंधिया जी के रूप में, उससे प्रभावित होकर के प्रदेश की जनता ने उनको वोट दिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद ही कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा पूरी तरीके से उजागर हो गया। न किसानों की कर्ज माफी हुई, न युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, और इत्यादि चीजों की तो हम चर्चा ही न करें। वह चीजें तो कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरा करने की नीयत ही नहीं दिखाई। दूसरी चीज, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार, दलाली और कुशासन का उद्योग बनाया गया, उससे त्रसित होकर के इनके अपने नेता विधायक इनका साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और मध्य प्रदेश को हमने एक पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम किया। हमारे इस कदम को प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में भली सराहा और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में एक विकास के कार्यों को करने वाली सरकार चल रही है। इस सरकार ने भी अपने इस कार्यकाल में जो 3-3.5 वर्षों का था, इसमें अनेकों विकास के कार्य करे, जिसमें से इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसको लेकर के हम जा रहे हैं, लाडली बहना जैसी योजना है। अब दूसरी बात आपने कही कि अमित शाह जी का लगातार दौरा हो रहा है, संगठन इत्यादि चीजें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सरकार दोनों के बीच समन्वय रहे। अमित शाह जी का एक लंबा सांगठनिक अनुभव है और स्वाभाविक तौर पर उनका मार्गदर्शन मिलने से कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर लाभ होता है। और इन्हीं सब चीजों को हमें मार्गदर्शन देने, चुनाव की रणनीतियों की समीक्षा करने, केंद्र का जितना भी नेतृत्व, चाहे हमारे मैं तो अमित शाह साहब पर समय पर आयोजित तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, उन्होंने मतलब जिस तरह से अप्रत्याशित आंकड़े 2014 में आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत दिलाई थी, उसमें अमित शाह जी थे शिल्पकार। फिर आपका संगठन भी उन्हीं के नेतृत्व में मजबूत हुआ, बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नीलाभ शुक्ला जी, अब ये जो 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार है, थोड़ा उस समय हम लोग भी ग्राउंड में हुआ करते थे और कमलनाथ जी के तमाम कार्यक्रम बहुत नजदीक से देखे हैं। संत समागम सम्मेलन था और भी हमने तमाम कार्यक्रम देखे। पर कमलनाथ जी उस समय एक बात बोला करते थे कि देखिए, मैं
हो सकता है बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं कर पाऊं, बड़े बड़े बयान नहीं दे पाऊं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए योजनाबद्ध काम करने में बिलीव रखता हूं। तो आप लोगों की ओर से इतने अच्छे बयान पर बीजेपी ने कहा साहब वल्लभ भवन यानी मंत्रालय को बिल्कुल ऐसा बना लिया गया था और सारी चीजें कुशासन चल रहा था। मुझे इस बात थोड़ा अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक तो बहुत शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं, ये बता दूं शुद्ध हिंदी और क्लिष्ट हिंदी ये प्रमाण पत्र नहीं देती कि आप बुद्धिमान है, ठीक है ना, ये तो आपकी ग्रामर है। उसके बाद ये बता दूं मैं आपको कि आप 18 सालों की सरकार से आप 14 महीने की सरकार की तुलना करते हैं। अमित शाह जी के दौरे लगातार मध्य प्रदेश में होने 20 दिन में 3 बार आ चुके हैं। देश का दुर्भाग्य, देश का गृह मंत्री मणिपुर जल रहा है, हजारों की तादाद में लोग बेघरबार हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी, महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है, 2.5 महीने बाद FIR हो रही है और गृह मंत्री मणिपुर जाने के बजाय चुनावी साथ बिछाने में लगा है। ये देश का दुर्भाग्य, बड़ा दुख होता है जब ऐसी चीजें होती है, जब देश चल रहा है। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। गृह मंत्री की ड्यूटी दायित्व क्या होता है ये मुझे बताएं आप पहले। चुनाव का भी समय है साहब, 4 महीने, कभी भी आ जाना, कभी भी लड़ देना, कभी भी अपनी रणनीति चाणक्य नीति बना लेना, लेकिन अभी आपकी आवश्यकता कहाँ है? देश के गृह मंत्री आवश्यकता कहाँ है? कहाँ 20 दिन में 3 दौरे करना चाहिए मध्य प्रदेश में या मणिपुर में? आप बताइए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको मुंह से सुनना चाहता हूँ कि गृह मंत्री का दौरा कहाँ होना चाहिए। सवाल बड़ा खड़ा होता है। नहीं, वो तो मणिपुर भी गए थे ना, मणिपुर में भी बैठक तो ली थी। जाना ही नहीं चाहिए, सीधा मणिपुर फोकस करना चाहिए। अभी देश की गए थे मेरे हिसाब से, वो तकरीबन 2-3 दिन वो वहीं पे थे, मणिपुर में। अभी आपका पूरा फोकस मणिपुर पे होना चाहिए। अभी चुनाव का समय साहब, इतनी घबराहट किस बात की, इतनी छटपटाहट किस बात की कि आपका मध्य प्रदेश का नेतृत्व नाकारा हो चुका है, आपको भरोसा नहीं मध्य। अच्छा नीलाभ जी, ये बताइए, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपकी बात में ही कि कमलनाथ जी का जो एक राजनीतिक अनुभव है वो नो डाउट इस समय सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, इसलिए मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं वो केंद्रीय चुनाव से बहुत अलग रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमलनाथ जी ने केंद्रीय पैनल पे बहुत लंबा उनका अनुभव है और संसदीय मंत्री से लेकर तमाम चीज, पर मध्य प्रदेश में आप लोग कैसे पूरा तालमेल सब बिठाना और फिर शिवराज सरकार की, जो शिवराज जी की अपनी लोकप्रियता है, इसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्राउंड में आप लोगों का आमना सामना करेगी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। शिवराज जी की लोकप्रियता होती है, अमित शाह जी को 20 दिन में 3 बार नहीं आना पड़ता। आपको स्थानीय नेता तो भरोसा नहीं है, ना VD शर्मा जी भरोसा है, ना नरोत्तम मिश्रा जी, नहीं मतलब स्टार खिलाड़ी हैं आपके पास, लेकिन स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो लोकल वाला चुनाव होता है ना, थोड़ा सा इसमें न तो नए नवेले आए, सिंधिया जी पर आपको भरोसा है, आपको घबराहट छटपटाहट का माहौल। जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश से निकली थी तभी आपके खेमे में घबराहट का माहौल बन गया था। प्रियंका गांधी की सभा के बाद तो ये घबराहट और कई गुना बढ़ गई। जब इनकी विकास यात्रा निकली तब ये इनको तय हो चुका था, सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी थी, विकास यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। अब प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार पर मोहर लगा दी है। ये आंकड़े संघ के आंकड़े आ चुके थे। घबराहट छटपटाहट में मणिपुर की तरफ पीट करके बैठकर उन्हें हर एक के प्रकार ने सब चुकी। ये सत्ता दोलुक पार्टी साहब, इन्हें हर मुद्दे पर सत्ता चाहिए, हर वक्त सत्ता ही इनके सिर पर नाचती रहती है। भले देश जल रहा हो, महिलाएं निर्वस्त्र हो, इससे कहीं कोई मतलब नहीं। हमें मध्य प्रदेश को चाहिए किसी भी एक के प्रकार षड्यंत्र करने वाली पार्टी, लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी हर तरफ सत्ता पे कभी होना जाती है। लेकिन आप कितने भी दौरे कर ले साहब, एक तो पहली बात मैं ये नहीं कहूँगा दिल्ली के भाग से छीका फुटेगा, पर आपके पार्टी की अंतरकलह जो सामने है वो कैसे आप करोगे? कि अंतरकलह की वजह से बार बार आ रहे हैं, न तो संगठन में न सत्ता में समन्वय है, आपस में अंतरकलह सामने आ रही। सिंधिया गुट अलग, शिवराज गुट अलग, नाराज गुट अलग, इन गुटों का समन्वय नहीं हो पा रहा, इसलिए बार बार हिचकी आ रही है, घबराहट में बार बार आना पड़ा, दौरे लगाना पड़ रहा है। चलिए आपने दौरे लगा भी नहीं तो आप इसे कौन से लोकप्रिय चेहरे हैं? हम तो चाहते हैं बार बार आए, करेला और नीम चढ़ा, प्रदेश से लेकर केंद्र तक। लेकिन राजनीति में आप भी समझते हैं कि विश्वास होना अच्छी बात है। मेरी बात सुनिए, हम तो दावा करते हैं प्रियंका जी की सभा में 10 लाख की पब्लिक थी, आप कर दीजिए आम सभा और आप इकट्ठे करके बता दीजिए 10 लाख लोग नहीं होंगे, चलिए लोग कोई नहीं। जी ठीक है।
तो शिवम शुक्ला जी, क्या वाकई में इस समय भाजपा में गुट बन गए हैं, नाराजगी, ऐसा कुछ है? सबसे पहली चीज है गुट बना करके राजनीति करना। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। इनके यहाँ पर गुटों की राजनीति हमेशा से रही। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित दल है। जितने भी कार्यकर्ता इस पार्टी में काम करते हैं, सबकी अपनी एक उपयोगिता है और संगठन प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन करता है, अवलोकन करता है और तदनुसार उनको विभिन्न दायित्वों तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर कोई भी पद किसी व्यक्ति को न तो गुटबाजी के माध्यम से मिलता है, सुनिए न तो तो रस्साकसी के माध्यम से। यह बात आप समझ लीजिए। भाजपा दूसरी छोड़ चीज, छोड़ के भी तो लोग जा रहे हैं ना, भाजपा छोड़ के कुछ लोग जा गए रहे होंगे। हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल ऑर्गेनाइजेशन है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को एकोमोडेट कर लेना संभव नहीं होता और विशेष तौर पर उस स्थिति में नहीं होता जबकि कितना बड़ा राजनीतिक संगठन हो जाए और सरकार में सीमित पद हो। सबसे बड़ी चीज यह है। तो कई लोग हो सकता है कि पद की लालसा में दूसरे राजनीतिक दलों में गए हुए होंगे। दूसरी नहीं, सबसे वो ये कह महत्वपूर्ण रहे चीज थे कि जो लोग गए वो ये कह रहे थे कि हमें महत्व नहीं मिल रहा था जैसा पहले मिला करता था। देखिए, संगठन अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, मैंने पूर्व में ही कहा है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान करना, उनकी जो भी नाराजगी है, उनकी जो भी कंसर्न्स हैं, उनको सुनने का काम हमारा नेतृत्व करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज आप समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी की आज आप गुटबाजी की बात करिए, अजय सिंह राहुल घर बैठे हैं, कांतिलाल भूरिया घर बैठे हैं, सुरेश पचौरी घर बैठे हैं, अरुण यादव घर बैठे हैं, युवा नेतृत्व की बात कर लें, जीतू पटवारी घर बैठे हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में परंपरा है कि अपने नेताओं को घर बिठा देना और नेता पुत्रों को राजनीति में आगे बढ़ाना। यह चीजें भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, हम प्रो इनकम्बेंसी पर चुनाव लड़ने में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की हमारी सरकारें हैं, वह एक सही और सुदृढ़ दिशा में लगातार काम कर रही है और उससे मध्य प्रदेश की जनता प्रकट तौर पर लाभान्वित हुई है और उसी को आधार बनाकर के चुनावों में हम उतर रहे हैं। और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के पास न संगठन है न नियत है, तो जनता उनके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? जिन कमलनाथ को अपने नेताओं का विश्वास नहीं है जीता, पिछली बार हमने देखा सरकार बनाने के बावजूद उनके साथी छोड़ करके चले गए और किस बना पर छोड़ा कि कहीं ना कहीं वह सरकार दलाली और भ्रष्टाचार का उद्योग थी। अगर सत्ता की लालसा में दल बदलते तो उनकी तो सरकार ही थी, क्यों उनको आवश्यकता पड़ी? क्योंकि वह अपने क्षेत्र कांग्रेस तो अब दावा कर रही है कि 155 165 लाएंगे, वो आने जाने वाले लोगों का कोई टेंशन ही नहीं है। दिग्विजय सिंह ने एक सभा में कहा था 155 सीट आएगी, बोले अब वैसे अल्पमत सरकार नहीं आने वाली। अब देखिए, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, जब आपका जनता से जुड़ाव नहीं होगा तो आप इसी तरीके के दावे करेंगे। जनता के बीच जाइए, जनता से संवाद कायम करिए, जनता की महत्वाकांक्षा और उसकी उम्मीदों को समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि आज जनता तनिक मात्र भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास कर पाने की स्थिति में नहीं है। इनका जो दिल्ली का नेतृत्व राजनीतिक रूप से बैंकरप्ट हो चुका है, जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करती है। उन्होंने अपने वादों को बार बार तोड़ा है। पिछली बार 1 से 10 तक गिनती राहुल गांधी करके गए थे। चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ, नीलाभ जी से समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या नीलाभ जी 2018 का वो जो मैनिफेस्टो है, क्या वो आप लोगों के लिए एक मतलब दोधारी तलवार जैसा रहेगा क्या? बीजेपी को तो वो मैनिफेस्टो याद है और राहुल जी के भाषण भी याद है। देखिए, 22,000 घोषणाएं करने वाली सरकार जो 2200 घोषणाएं भी पूरी नहीं कर पाई, वो आज हमसे बातें कर रही है। 14 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में सबसे पहले 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, माफिया विहीन कर दिया था मध्य प्रदेश को। माफिया तो भरी सरकार हमें मिली थी, माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए थे या आधे जेल में थे। जैसे ही हमारी सरकार को इन्होंने षड्यंत्रपूर्ण माफिया के साथ मिलकर गिराया कि माफिया फिर प्रदेश पर काबिज हो गए। गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, ऐसी बड़े शूट आप लोग शुद्ध के लिए माफिया आज भी माफिया प्रदेश पर काबिज है। जो सरकार आप लोग उस समय शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे थे, शुद्ध के लिए युद्ध किया था। हमने देखा था कि हमारे पुलिस सड़कों पे काम कर रहे थे, पर बीजेपी कह रही थी कि वो जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है व्यापारियों। देखिए, वही मंत्री जी आज भाजपा में चले गए जो शुद्ध के लिए युद्ध का दावा करते थे। उनसे पूछिए, हम बता देंगे आपको। ये जो भारतीय ये कहते हैं संगठन बेस पार्टी, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, आज इनका दरी उठाऊ कार्यकर्ता, झंडा उठाऊ कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है। इनके जैसे लोग जो अपने कद से बड़ा पद मांग रहे थे, अपनी योग्यता से बड़ा पद मांग रहे थे, किसी लालच से वशीभूत होकर खरीद फरोख्त करके भाजपा में चले गए, इन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया गया है। और आज भाजपा का जो जमीनी दरी उठाऊ कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है। मेरी रात दिन भाजपा कार्यकर्ताओं से बात होती है, असंतोष क्यों हो रहा है? क्यों इन्हें 20 दिन में 3 बार आना पड़ रहा है?
आप जो आयातित लोग हैं जो कांग्रेस में कद से बड़ा पद मांग रहे थे, उन्होंने अच्छा नीलाभ जी, एक बार आपके दर ही उठाई कार्यकर्ता आज जो नीलाभ जी, एक बार कमलनाथ जी ने इस बात को कहा था, वो संगठन जो खंड खंड हो रहा है, उस संगठन को जोड़ने के लिए आपको एक बार कमलनाथ जी ने एक बात कही थी कि हमारा सामना बीजेपी के नेताओं से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है, और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन की बातों ही बातों में प्रशंसा की थी। ठीक है, तो थी लेकिन वो संगठन खंड खंड हो चुका है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे कि लगभग 6 से आप लोग इतने सशक्त हैं कि वो संगठन को सीधे चुनौती दे देंगे आप लोग? बीजेपी बात है, कमलनाथ जी की उस बात को लगभग साल भर हो चुका है, उसके बाद बिल्कुल संगठन खंड खंड हो चुका है, खंड खंड हो चुका है। बीजेपी नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं, ये बड़ी बातें कर लें, लेकिन समस्या है कि जो आयातित लोग हैं, जो योग्य नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जोड़ खरीद फरोख्त करके अपनी उनकी इच्छा पूरी करने में बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, असीम त्यागोट को तवज्जो दी जा रही है, गदेरी उठाओ कार्यकर्ता नाराज है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई? आप अपने प्रदेश संगठन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आज बीडी शर्मा पे भरोसा नहीं। देखिए हमारे नेता आते हैं, अपनी सभा करते चले जाते हैं, हमारा जो प्रदेश संगठन है काम कर रहा है, कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे हैं, अरुण यादव जी काम कर रहे हैं, सुरेश पचौरी जी काम कर रहे हैं, उनके काम में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। क्यों केंद्रीय नेताओं का हस्तक्षेप करना पड़ा? क्यों? स्थानीय जो आपका नेतृत्व है उस पर आपको भरोसा नहीं है, उनमें आपसी खींचतान है, आपसे सुपरटबल है, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, ये सत्यता है कि ये मैं आपके आरोपों पर जवाब ले लेता हूँ। शिवम शुक्ला जी, वो तो कह रहे हैं साल भर पहले का बयान था और संगठन तब मजबूत था, लेकिन अब खंड खंड हो गया है। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि अपने नेताओं के बारे में बोल रहे हैं कि इनके नेता आते हैं, दौरे करते हैं, चले जाते हैं। हकीकत भी वही है, आकर के यहाँ की जनता से झूठे वादे करते हैं, उन वादों की सुध लेने की इनके नेतृत्व के पास फुर्सत नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह राजनीति में संवाद कायम रखने की परंपरा का माहौल उड़ाते हुए नजर आते हैं। जिस प्रकार से इनके नेता पार्टी पक्ष जैसे एसी कमरों से कभी कभी बाहर निकले, मन हुआ तो प्रदेश देश के अंचलों में घूमे और वापस जाकर के अपने कूप मंडूक में बैठने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, चाहे गृह मंत्री जी हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी ने बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्र तक की राजनीति को किया है। सभी को मालूम है कि किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार का कौशल और किस प्रकार से जनता का विश्वास अर्जित किया जाता है। चलिए ठीक है, आपको आपके संगठन पर विश्वास है, उन्हें कमलनाथ जी पर विश्वास है। बहरहाल जनता किस पर विश्वास करती है हम देखेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर से एमपी दौरे पर आ रहे हैं और ये तकरीबन 20 दिनों में उनका तीसरा दौरा होगा। मध्य प्रदेश में आगामी समय में चुनाव भी है और अमित शाह एक कुशल रणनीतिकार हैं, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी को तमाम राज्यों में मजबूत करने में अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश जब प्रभारी उनको बनाया गया था, 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, तब जिस तरह से यूपी में सीटें आई उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद की कहानी आपको पता है। एमपी में लगातार दौरे हो रहे हैं। क्या वाकई में अमित शाह एक अच्छा खासा माइंडसेट के साथ तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अच्छा चैलेंज देंगे जो आने वाले समय में फलीभूत होगा बीजेपी के लिए? ये देखना अहम होगा। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।